यस। छोटा सा टेक्निकल इशू हो आपने गया था और पेपर नहीं बहुत स्टार्ट किया था क्या अभी? नहीं, पेपर स्टार्ट नहीं किया, अभी कर रहा हूँ मैं स्टार्ट। ओके सर। अच्छा, मुझे मेरे ख्याल में तो ये मुश्किल पेपर था, मुझे ऐसा लग रहा था काफी मुश्किल है, मैंने काफी मेहनत करी थी इसके अंदर, लेकिन खैर आप लोग कह रहे हो तो बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के कि आप लोगों को आसान लगा ये पेपर। अच्छा लगा, आसान नहीं तो चलो अच्छा लगा हो, लेंदी हो सकता है मोस्ट लाइकली। चलो, सर द का कॉस्ट ऑफ थ्रेशोल्ड सिनेमा। तकरीबन सर का थ्रेशोल्ड तकरीबन कितने तक होगा इस स्टार इस पे? बेटा वो तो डिपेंड करता है कि एक रफ अंदाजा। 99 वालों का A+। डिस्टिंक्शन ना दे 99 के। डिस्टिंक्शन वाले भी तो नहीं लाते होंगे। डिस्टिंक्शन के लिए फुल चाहिए होता है मैथ्स में। एक मिनट काम करते हैं ना। 1 2 3 7 5 6 7 9 0। ओके, स्टार्ट करते हैं। द कॉस्ट ऑफ सिनेमा टिकट इज 6.30। वर्क आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 टिकट्स। 4 टिकट्स की कैसे निकलेंगे? सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 6.3 मल्टीप्लाइड बाय 4, कितना हो जाएगा? पता नहीं बच्चों तुम लोगों को आवाज आ रही है नहीं आ रही? आ रही है सर। ओके, 24.20। कैलकुलेटर कहाँ है? अहमद कैलकुलेटर। 25.20 सही है। ठीक है, 25.20 आंसर है। कोशिश करना है जो हमारा वो होता है डॉलर्स के अंदर होता है तो उसको 2 डेसिमल प्लेसेस में लिखना है, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस सेंट रिप्रेजेंट करते हैं। द सिनेमा सेल्स 10 टिकट्स फॉर द प्राइस ऑफ 9 टिकट्स। अच्छा ठीक है, अ ग्रुप ऑफ 10 पीपल गो टू सिनेमा, वर्क आउट हाउ मच ईच पर्सन मस्ट पे। 10 टिकट्स बेचे जा रहे हैं 9 टिकट्स के पैसों के, तो 9 टिकट्स के पैसे कितने होंगे? 9 टाइम्स 6.3। 56.7। ठीक है बेटा, चैट पे बस बोलो 6.3 था, तो ये हो जाएगा 56.7। अब वो 10 लोग भर रहे हैं ये पैसे, तो 56.7 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, 5.67 हो जाएगा। अच्छा आगे चलते रहो। सिनेमा हैज 650 सीट्स, देयर आर 26 सीट्स इन ईच रो, वर्क आउट द नंबर ऑफ रोज। एक रो के अंदर 26 सीट्स हैं, तो 650 सीट्स हैं तो कितनी रोज बनेंगी? ये हो जाएगा 650 डिवाइडेड बाय 26। ठीक है, 25 सही है तल्हा, सही है उस्मान, जबरदस्त। अच्छा, 84% ऑफ द सीट्स आर ऑक्यूपाइड, वर्क आउट हाउ मेनी सीट्स आर नॉट ऑक्यूपाइड। टोटल सीट्स में से हम क्या कर सकते हैं, हम 650 है ना टोटल सीट्स, हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। अगर हमें पता है परसेंटेज सीट्स ऑक्यूपाइड है, नॉट ऑक्यूपाइड की परसेंटेज कितनी होगी? ये हो जाएगी हमारी 16%। तो 16% मतलब 16/100 टाइम्स 650 कर देते हैं। कितना आंसर आ रहा है? एक मिनट चैट देखते हैं। 104 सही है बेटा, गुड। 104 सीट्स नॉट ऑक्यूपाइड होंगी, तो हमने क्या किया परसेंटेज वाइज। कोई ऐसे भी कर सकता है कि ऑक्यूपाइड सीट निकाल ले फिर माइनस कर ले, तो भी कोई मसला नहीं है। द टेबल शोज वेयर 240 पीपल साइकिल्स द मोस्ट। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये वाले। आपको क्या करना है, आपको एंगल दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ पीपल दिया हुआ है, और ईच नंबर ऑफ पीपल साइकिल पाथ है, पार्क है, अनदर है, उनको उनके एंगल्स क्या रिप्रेजेंट होंगे। तो आप रेशो मेथड लगा सकते हो कि अगर 84 पे 126 डिग्री आ रहा है तो 72 पे एक्स होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो सब बच्चों का कहना है 108 आंसर है, और 72 है, और 54 है। ठीक है, मैं नहीं कर रहा कैलकुलेट क्योंकि ज्यादातर बच्चों के आंसर यही आए हैं। तरीका ये रहा आप लोगों के पास। पाई चार्ट ड्रॉ करना है, ड्रॉ कैसे करेंगे?
प्रोट्रैक्टर लेके बैठे होगे तुम लोग, शायद इसमें प्रॉपर्ली काम किया होगा। तो अगर मैं आप लोग को दिखा दूं एक दफा, एक चीज समझाऊंगा सिर्फ, सारे बना के नहीं दिखाऊंगा, वेट करना। नहीं आ रहा मेरा प्रोट्रैक्टर। खैर बहरहाल मैं क्या समझाना चाह रहा था, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग है ना, कोशिश क्या करो पहले छोटे वाले एंगल्स की तरफ जाया करो। तो अदर्स है, लेट से अदर यहाँ पे बनेगा, याद रहे कि प्रोट्रैक्टर कुछ इस तरीके का है। अगर फॉर एग्जांपल इस तरीके का है तो अक्सर बच्चों को होता है कि हम स्केल कौन सा लें, उसके अंदर बाहर वाला या अंदर वाला। इस तरीके का हमारे पास अगर प्रोट्रैक्टर है तो हमें प्रॉब्लम होती है कि हम अंदर वाला लें या बाहर वाला लें। एक मिनट, नहीं सही है, ऑल ओके। तो ये अगर प्रोट्रैक्टर है फॉर एग्जांपल, आप लोगों के पास ये डायग्राम थी, ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है। मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ कि बेसिक चीज़ें अक्सर किसी को प्रोट्रैक्टर अलाइन करना नहीं आता और बनाना नहीं आता, तो मैं ये चीज़ भी समझा देता हूँ। देखो करना ये होता है कि आप लोग को उसका सेंटर पॉइंट ऐसे अलाइन करना होगा, और अगर फॉर एग्जांपल आपको इसके बाद से मेजर करना है तो ऐसे रखना है इसको कि ये और नीचे जो लाइन है वो क्या हो जाए, अलाइन हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लोग देखना, सेंटर पॉइंट मैंने अलाइन कर दिया, थोड़ा सा तो जाहिर है ऊपर नीचे होगा इसमें। ये देखो, ठीक है। तो अब आपको स्केल कौन सा लेना है इसके अंदर। इस अभी अगर 54 डिग्री बना रहा हूं तो स्केल मैं बाहर वाला लूंगा। क्यों बाहर वाला लूंगा, जहां मेरी लाइन ओवरलैप करती है मैं वो वाला लूंगा, ठीक है। अभी देखना जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखो ये 0 पे हो गया लाइन। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो है ना, ये वाली ये लाइन, इसके बाद से एंगल देखो, और ये वाली लाइन अगर ओवरलैप हो रही है ना, तो इस लाइन में 0 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। सही है, ये वाले अंदर के स्केल से नहीं लेना। देखो वहां 0 0 चेक किया करो, 0 कहाँ आ रहा है। तो 0 अगर बाहर वाले स्केल में आ रहा है तो यहाँ से आप लोग क्या कर लोगे, इसको मेजर कर लोगे, 54 पे आप लोग पॉइंट लगाओगे और फिर लाइन बनाओगे और आगे कंटिन्यू करते रहोगे। आगे चलते हैं। बाईसाइकिल कॉस्ट $720। कार्लोस पेज 1/5 ऑफ द कॉस्ट एज अ डिपॉजिट। ठीक है, हम इसका 1/5 निकाल लेते हैं तो डिपॉजिट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 720 डिवाइड बाय 5, $144 डिपॉजिट हो गया। ठीक है, ही पेज द रेस्ट मनी टू इक्वल मंथली पेमेंट ऑफ $16। तो ये पूछ रहे हैं कि कितने मंथली पेमेंट्स होंगी, हाउ मेनी मंथली पेमेंट्स। तो अगर ये रेस्ट ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट अगर हम हटा दें 720 माइनस 144, हमारे पास अमाउंट रेस्ट ऑफ द अमाउंट बच जाएगी जो कि 576। और 576 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा मंथली पेमेंट्स, जो कि आ रही हैं 36। करेक्ट उस्मान, ठीक कह रहे हो, 36 मंथ्स की हमारी पेमेंट बनेगी। आगे चलते हैं, ये बहुत इजी पार्ट था। ऑड नंबर बताना है इसके अंदर, चेक करते रहो बेटा आप लोग, अपना आंसर चेक करते रहना, ठीक है। ये पाई चार्ट तो खैर आप लोग खुद ही चेक करोगे ऑफ कोर्स वहां पे अपने एंगल्स को, और ये आंसर्स थे हमारे पास, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑड नंबर बताना है इसके अंदर, आसान है, बहुत सारे ऑड नंबर्स हैं इसके अंदर, कोई सा भी बता दो। अच्छा, ऑड नंबर्स नहीं बोला, ऑड नंबर बोला है तो एक बता दोगे तो कोई मसला नहीं है। 41 फैक्टर ऑफ 28, 28 का फैक्टर 28 को डिवाइड कर सके वो 14 है। स्क्वायर नंबर कौन है, 121, क्योंकि 11 स्क्वायर करें तो 121 आता है। प्राइम नंबर कौन है जी, प्राइम नंबर 41। इर्रेशनल नंबर कौन सा है, जो नॉन परफेक्ट अंडर रूट्स होते हैं, जो कि अंडर रूट ऑफ 87 है।
ये सारे मार्क कर लो। किसी बच्चे ने अगर ऑड नंबर में 117 एंड 121 भी लिख दिया तो कोई मसला नहीं है। जी जी बिल्कुल है ऑड नंबर 121 भी, तो आप लिख सकते हो ऑड नंबर की लिस्ट में। अब इन्होंने ऑड नंबर्स नहीं बोला है, ऑड नंबर बोला है, तो आप एक ही बता दो, कोई मसला नहीं है इस लिस्ट में से। ठीक है, आगे चलते हैं, समझते हैं। और ABCD is a pentagon. AB एंगल BCD equals 2 times of एंगल ABC. ABC का जो भी एंगल होगा, अगर लेट से ये एंगल X है, तो BDC का एंगल जो है 2 times of X होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को बस ये पता होना चाहिए। सर फैक्टर ऑफ 28 में 56 नहीं होगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा। 28 के फैक्टर्स मतलब वो नंबर सोचते हैं जो 28 को डिवाइड कर सकें। आसान अल्फाजों में बता रहा हूँ, फैक्टर्स ऑफ 28 वो होंगे जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, और 1 हो गया, 2 हो गया, इसके अलावा 3 तो नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, और 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। इसी तरीके से काउंट करने 14 होगा, क्योंकि 14 डिवाइड कर सकता है 28 को। ठीक है, आप उल्टा कह रहे हो। ठीक है, अच्छा सर 4 है, 4 पता नहीं किस चीज को कह रहे हो, मैं देख रहा हूँ। 28 है, 24 है, 28 है, फैक्टर कह रहा हूँ, फैक्टर 24 है, 28 के फैक्टर ना, 14 हमारा आंसर है। अच्छा बहरहाल आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? पेंटागन, पेंटागन है। पेंटागन में सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बोला है शो ऑल योर वर्किंग, और आप लोग देख भी सकते हो 4 मार्क का क्वेश्चन है ये, तो प्लीज सारी वर्किंग्स दिखाना। आप लोग वो भी निकाल के दिखाना कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन कितना होता है। तो हमारा होता है 5 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 180, 3 मल्टीप्लाइड बाय 180 कितना हो जाएगा? 540। अच्छा 540 दिखा दिया आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सारे एंगल्स को ऐड करना है। 115 प्लस 90 प्लस 2x प्लस x प्लस 125 इक्वल्स 540। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3x, और 100 120 120 120 हो जाएगा आपका 240 240 और 90 330। 240 प्लस 90 330 हो जाएगा। 330 यहाँ पे आ रहा है, equals to 540, 3x equals 540 minus 330, x equals 540 minus 330 upon 3। तो ये हो जाएगा 540 minus 330 upon 3। 70 आंसर है इसका। और अगर ये लोग पूछ रहे हैं वर्क आउट द साइज ऑफ 70, का आंसर है, x का निकाला है हम लोगों ने। वर्क आउट द साइज ऑफ BCD, अगर हम क्वेश्चन पे गौर करें तो बोला है BCD निकालना है। BCD हम लोगों ने देखा कि वो डबल द x होगा, तो हमने अगर x की वैल्यू 70 निकाली तो आंसर हमारा 140। आगे चलते हैं। ये आपके पास ट्रिपल ब्रैकेट एक्सपेंशन है। फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स एक्सपेंड कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। बहुत ईजी है, मैंने क्या किया, इनको पहले एक्सपैंड किया, फिर उसके बाद इसको और इसको एक्सपैंड कर लिया। दोबारा समझा दें, दोबारा क्या समझाऊं, ये क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हो। नंबर 3 के अंदर आपको सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकालने पड़ेंगे ऑफ अ पेंटागन व्हिच इज 540। 540 फिर इक्वेट करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल BCD इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ एंगल ABC। इफ द एंगल ABC इज x, तो एंगल BCD विल बी 2 टाइम्स ऑफ x, तो 2x हो जाएगा। हमने सारे एंगल्स को ऐड किया, इक्वल्स टू 540 कर दिया, कि पेंटागन के ऑल द एंगल्स हमारे पास 540 होते हैं। फिर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा। चलो इसमें आ जाओ नीचे। 2x और 3x सब मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, पहले डबल ब्रैकेट एक्सपेंशन करी मैंने, फिर उसके बाद अब इसको जो भी आंसर आ रहा है पहले सॉल्व कर लो तो ज्यादा बेटर है, इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, फिर ये 3x प्लस 7 से एक्सपैंड करेंगे, ये बन जाएगा आपका। अब ये मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6x क्यूब प्लस 14x स्क्वायर प्लस 21x स्क्वायर प्लस 49x प्लस 9x प्लस 21। अब आगे 6x क्यूब 14 और 21 ऐड करेंगे 31 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, फिर प्लस 35x स्क्वायर
प्लस 49 और 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 58x प्लस 21। मेरे ख्याल में काफी आसान होती है ये। वैसे ही आप लोगों को डबल ब्रैकेट आती है तो ट्रिपल ब्रैकेट भी कर सकते हो, जब तक डबल ब्रैकेट कंप्लीट नहीं हो ट्रिपल की तरफ नहीं जाना। तो ये टेक्निक है। रेक्टेंगल एज एन एरिया ऑफ 150 मीटर स्क्वायर, करेक्ट टू द नियरेस्ट स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर जो है इसका हमारे पास एरर है, और लिमिट्स हमारे पास 0.5 प्लस माइनस है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 22 मीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। अच्छा, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल दी हुई है तो हमारे पास क्या है, बेसिकली एरिया इक्वल्स लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ आप लोग को दिया हुआ है। अच्छा, चाहिए क्या हमें, अगर हम लोग चलो इसको समझते हैं, अगर विड्थ बोल दूं क्योंकि यहाँ पे विड्थ लिखा हुआ है, कंफ्यूज हो जाओगे वरना आप लोग। अगर हमारे पास लेंथ और विड्थ का गेम है तो आपको निकालनी क्या, आपको विड्थ निकालनी है। तो विड्थ के लिए अगर फॉर्मूला अरेंज करूं तो ये हो जाएगा एरिया अपॉन लेंथ इक्वल्स विड्थ। अब अगर अपर बाउंड निकालना है तो न्यूमिनेटर को और बढ़ा दोगे, डिनोमिनेटर को कम कर दोगे। अभी चेक करते हैं, 7 आ रहा है तो चेक कर लेते हैं। तो एरिया और बढ़ाना है आपको। एरिया अगर आपके पास 150 मीटर स्क्वायर है तो इसको मजीद बढ़ा दो, ये हो जाएगा 150.5 अपॉन लेंथ डिक्रीज करनी है, वो है करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर, उसके अंदर 1 मीटर का एरर है और वही 0.5 पॉजिटिव नेगेटिव की लिमिट्स है। तो ये बन जाएगा हमारा, इसके लिए हम लोअर बाउंड लेंगे ताकि आंसर हमारा और बड़ा है। तो ये हो जाएगा 21. ये चीजें मेंशन जरूर करना, डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश नहीं कर। क्यों? क्योंकि ये आपके 3 मार्क के हैं, यहीं पे मार्क लूज करते हो। अगर किसी बच्चे ने स्टेप्स नहीं दिखाए उसको अपने मार्क्स काट ले इसमें, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे कि आपने क्या लिमिट्स रखी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। कार मूव्स फ्रॉम रेस्ट। कार मूव्स फ्रॉम रेस्ट, द ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीड v meter per second of the car t seconds after it starts to move. Okay, calculate the estimate of the gradient of the graph at t equals 15. t equals 15 में क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को टेंजेंट बनाना पड़ेगा क्योंकि ये कर्व है। अगर स्पीड टाइम ग्राफ में वो हमसे ग्रेडियंट मांग रहे हैं, वैसे इन्होंने बोला डायरेक्ट की ग्रेडियंट निकालो, तो आप लोग को पता है कर्व में ग्रेडियंट कैसे निकलता है। कर्व में ग्रेडियंट हमारा टेंजेंट बना के निकलता है। तो टेंजेंट बनाना है, कोशिश करूंगा मैं परफेक्ट बने, देखते हैं। याद रहे कि इसको सर्कल समझ के किया करो कि इट्स लाइक यहाँ पे कोई एक सर्कल है और ये एक पॉइंट से गुजर रहा है उस सर्कल के। मेरे ख्याल में ये काफी बेहतर है, इससे ज्यादा मैं बेहतर बना नहीं पा रहा इसमें। आप लोगों ने अच्छे बनाए होंगे, परफेक्ट बनाए होंगे, तो आंसर वेरी भी करेगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर किसी ने चैट पे आंसर कुछ बताया तो ये नहीं समझना कि मेरा आंसर गलत या आप लोग का आंसर गलत है। ये पॉइंट मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छे पॉइंट्स निकालने होते हैं, पॉइंट्स का गेम है, पॉइंट्स बहुत अच्छे निकालने होते हैं। जैसे ये देखो, ये पॉइंट मुझे अच्छा लग रहा है, 25 पे 25 आ रहा है, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। तो ये हो जाएगा 25,25 एक पॉइंट, पास कम करो हाँ। और दूसरा पॉइंट मुझे 5, ये कितना है, हमारे पास 10 बॉक्सेस हैं और 5 है, तो 5/10 हो जाएगा, 0.5 का एक बॉक्स है, ये याद रखना। तो ये हो जाएगा हमारा 10.5 एंड 11 पे, ठीक है, 11 पे है हमारे पास। तो ये हो जाएगा 5,11, तो 25,25 आ गया, 5,11 आ गया। किसी बच्चे का आंसर है 0.8। अपने सारे आंसर्स भेजो जिन्होंने किया है क्वेश्चन, आंसर्स भेजते रहो ताकि एक रेंज भी बना लें हम लोग आंसर्स की। बहुत आउट आ रहा होगा तो उसको हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास इसकी मार्किंग स्कीम नहीं है, मैं आप लोग को डायरेक्ट नहीं बता सकता कि इसमें कितनी आ रही होगी। बहरहाल, लेकिन अच्छा जैद और इनकी 0.7 सही है, समझ गया मैं। तो 0.7 0.8 का गेम है, 0.67 भी देखते हैं, एक्सेप्टेबल लग रहा है मुझे। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, मैं अपना भी देख लेता हूँ। वैसे तो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा मेरा वाला, लेकिन बहरहाल 0.7 आ रहा है मेरा एग्जैक्ट। तो 0.7 वाले खुश रहो। हारिस 1.7 1.5 बहुत आउट है, 1.5 नहीं होगा। मैंने आप लोगों को रेंज बता दी है, 0.6 समझो, 0.65 से 0.85 तक एक्सेप्टेबल है एज फार एज आई थिंक, ठीक है। तो 0.7 आ रहा है मेरा भी, सही है।
अच्छा, डिस्क्राइब व्हाट योर आंसर टू पार्ट 1 रिप्रेजेंट। मैंने इसकी रेंज बता दी है बेटा 0.65 से 0.85। इसके आगे पीछे अगर इससे आउट आ रहा होगा तो आंसर क्रॉस कर दो अपना, जिन जिन का आ रहा है। 0.625 मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ आपके आंसर में। मुझे जहां तक लग रहा है कि टेंजेंट में गड़बड़ हुई होगी। 0.8 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 0.625 थोड़ा सा मुझे आउट लग रहा है। बहरहाल आप मुझे अपना भेज देना, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं उसको फिर भी ऑब्जर्व कर लूंगा, देख लूंगा आपने क्या पॉइंट्स निकालने हैं, फिर उस हिसाब से हम जज कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। बहरहाल डिस्क्राइब व्हाट योर आंसर टू पार्ट 1 रिप्रेजेंट। एक्सेलरेशन या स्पीड इज इंक्रीजिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होता है। अभी फिजिक्स वाले बच्चे हैं, फिजिक्स देके आए होंगे, उनको पता होगा। अच्छा खैर, at the end of 2021 there were 27,000 rhinos living in the wild. Okay, the number of rhinos is expected to decrease exponentially by 3% each year. ठीक है, decrease exponentially है तो माइनस आएगा। Work out the number of rhinos expected to be living in the wild 4 years later at the end of 2025. Give your answer correct to the nearest whole number. तो ये आपका हो जाएगा n equals n naught ब्रैकेट 1 माइनस r अपॉन 100 की पावर n। पहले फॉर्मूला समझ लो। इंक्रीज इन स्पीड सही है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करना बेटा एक्सेलरेशन लिखना ज्यादा बेटर है, ठीक है। या जो भी है, क्या है ये, कार है ना, तो कार इज एक्सेलरेटिंग, कार इज इंक्रीजिंग स्पीड भी बेहतर रहेगा। एक्सेलरेशन भी जो मैंने लिखा है ये भी बेटर नहीं है, लिखा करो पूरा कि कार इज एक्सेलरेटिंग। इतना स्ट्रिक्ट तो नहीं होगा एग्जामिनर, लेकिन कोशिश करना आप लोग ज्यादा बेहतर आंसर लिखो। और कार इज इंक्रीजिंग द स्पीड ये भी लिख सकते हैं, और सर लेकिन क्योंकि अगर पर यूनिट टाइम के हिसाब से बड़ी है तो आप एक्सेलरेशन वर्ड यूज करो तो ज्यादा बेटर है। जी क्या कह रहे हो सर? सर अगर ऐसे लिखें एक्सेलरेशन ऑफ कार तो भी सही है। एक्सेलरेशन ऑफ द, हाँ सही है, कार इज एक्सेलरेटिंग ज्यादा बेटर है। अच्छा ओके बहरहाल n इक्वल्स n नॉट। अच्छा कितने करने हैं हम लोग को, वो क्या पूछ रहे हैं, वर्कआउट द नंबर ऑफ राइनोस एक्सपेक्टेड, तो ये निकालने हैं। ओरिजिनल 27,000 है, 1 माइनस 3 अपॉन 100 की पावर 4। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। डिफरेंट आंसर्स नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। अच्छा वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर, आपने 2 सिग्निफिकेंट में क्यों किया अब्दुल्ला, जरा देखते हैं। चलो अब्दुल्ला दूसरा वाला, अब्दुल्ला 2 है। हाँ ये वाला सही है। 23900 एक्सेप्टेबल है, बल्कि देखो एक बात सुनो, डेसिमल्स में नहीं देना। 2390 एक्सेप्टेबल है, या आप लोग का परफेक्ट आंसर होगा होल नंबर्स में 23903। आंसर ये सही है, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, ये होल नंबर्स में। आंसर होल नंबर में क्यों दे रहे हैं, क्योंकि राइनोस कभी डेसिमल्स में थोड़ी होंगे। आ रही बात समझ में? राइनोस क्या होंगे, आपके होल नंबर्स के अंदर होंगे। तो देखो आप डिक्रीज भी देख सकते हो, एक एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आ रहा है। आगे चलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसमें क्या करना है आप लोगों को, मिड पॉइंट के जरिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लगाना है, और ये सिग्मा एफ एक्स में एक्स जो है हमारा मिड पॉइंट होगा। सही आंसर कंफर्म कर लेते हैं, उस्मान देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 110 मल्टीप्लाइड बाय 32 प्लस 125 मल्टीप्लाइड बाय 55 प्लस 140 मल्टीप्लाइड बाय 64 प्लस 1। इन दोनों का कितना होगा हमारा डिफरेंस? 50 90 40 40 20 170 170 मल्टीप्लाइड बाय 49 अपॉन 200 दिया हुआ है। सिग्मा एफ करने की जरूरत नहीं है, ऐड मतलब करने की जरूरत नहीं है, ऊपर दिया हुआ होता है। इसको आगे करते हैं सॉल्व। ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ, आप लोगों ने सबने आंसर दिए हैं, तकरीबन सेम ही आ रहे हैं, तो यही आंसर होगा। मल्टीप्लाइड बाय 32 प्लस 125 मल्टीप्लाइड बाय 55 प्लस 140 मल्टीप्लाइड बाय 64
प्लस 170 मल्टीप्लाइड बाय 49 डिवाइडेड बाय 200। जी बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे बताओ किसका टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है। देखो मेरा आंसर आ रहा है 138.425। अब मैंने कोई मिस्टेक नहीं की, वो अलग बात है, मैं देख लेता हूँ एक दफा, मुझे नजर तो नहीं आ रही कोई मिस्टेक मेरी। 125 and 55 and 140 times 64 and 170 times 49 डिवाइड बाय 200। जी आंसर आ रहा है आप लोगों का 138.425। सही है, सफी आपका सही है बिल्कुल। एक बात समझ लेना, जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो ना, मतलब रिकरिंग डेसिमल नहीं हो, नॉन रिकरिंग डेसिमल हो, तो उसको एज इट इज लिखना 138.425। 46 तो नहीं आ रहा बेटा, आप कैलकुलेशन देखो, कोई मुझे तो नहीं लग रहा कि मैंने कोई मिस्टेक की है। 32 है, 55 है, 64 है, 49 है। जी 170 है, 140 है, 125 है, 110 है। जी एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 138.425। एक दफा देख लो। जी 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 सही है, आगे चलते हैं। और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को राउंड ऑफ नहीं किया करो, जितना आ रहा हो उसको लिख लिया करो, ठीक है। अच्छा फाइन F3, इजी क्वेश्चन है F3। 13 आंसर है जी F3। अभी अभी इन्होंने हमसे क्या निकलवाया F3, उसका आंसर क्या आ रहा है 13। अब आप क्या करेंगे, जी के फंक्शन में हम लोग 13 डाल देंगे। ये आ रहा है हमारे पास 26, 6 माइनस 26 ये हो जाएगा -20। माइनस का खास ख्याल रखना, जो भूल गया है वो मार्क काट लो। जी इनवर्स ऑफ एक्स वेरी इजी, y इक्वल्स 6 माइनस 2x, 2x को उधर भेज दिया, 6 माइनस y, x इक्वल 6 माइनस y अपॉन 2। आई एम श्योर आप लोग में से किसी को इनवर्स ऑफ फंक्शन तो नहीं समझना, अगर किसी को समझना है तो बता दे, मैं समझा दूंगा, क्योंकि इनवर्स ऑफ फंक्शन बहुत रिपीट होता है, मेरे ख्याल में सब बच्चों को आता ही होगा। यहाँ पे कंफर्म भी कर लो अपने अपने आंसर्स। सही है जैद? यस सर, सही आंसर है। अरे सर को मॉक भेज दो, भेज दिया, मांग रहा था, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहे हैं, फाइंड x व्हेन f(x) इक्वल्स g ब्रैकेट 2x माइनस 7। अच्छा f(x) की इक्वेशन क्या है, f(x) की इक्वेशन लिख लो 4x प्लस 1 इक्वल्स g के फंक्शन में, gx के फंक्शन में उन्होंने x की जगह 2x माइनस 7 लिख दिया है, तो आप भी इस इक्वेशन में x की जगह 2 इक्वेशन लिखो और x की जगह लिख देना 2x माइनस 7। दोबारा समझा देता हूं मैंने क्या किया, फंक्शन ऑफ x की इक्वेशन लिख दी यहाँ पे, ये देखो पावर वाला फंक्शन कैसे इन्वर्स होता है, नहीं आता उसका इन्वर्स, उसका नहीं करवाएंगे आपसे, या अगर डिपेंड करता है कि किस तरह की पावर दी हुई है। अगर x की पावर स्क्वायर है तो वो तो हो ही सकता है, जाहिर सी बात है, अगर पावर x है तो मुश्किल है, नहीं आता ये, ठीक है, ये एडमेंस में चला जाता है फिर। बहरहाल यहाँ क्या कह रहा था मैं, यहाँ आप लोग देख सकते हो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ हुआ क्या है, 4 मार्क का सवाल, 4 मार्क का सवाल है, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इतना। मेरे ख्याल में तो 4 मार्क फ्री के हैं। बस आप लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि जो ये मैंने 6 माइनस 2x लिया है ना, तो 6 माइनस 2x नहीं लिखा मैंने, x की जगह 2x माइनस 7 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे 2x माइनस 7 था। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, हो जाएगा 4x प्लस 1 इक्वल 6 माइनस 4x प्लस 14। ये हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस 4x इक्वल्स 6 प्लस 14 माइनस 1। ये आपका हो जाएगा 8x इक्वल्स 19, x इक्वल्स 19 अपॉन 8। 19 अपॉन 8 को अगर हम सॉल्व करें, 19 डिवाइड बाय 8 करें, तो मेरे ख्याल में जो आप लोग आंसर बोल रहे हो बिल्कुल सही है। किसी बच्चे ने 19 अपॉन 8 लिखा है वो भी सही है, किसी बच्चे ने डेसिमल्स में लिखा है जो कि है 2.375, तो भी सही आंसर है। जबरदस्त इंशाल्लाह, सही है उस्मान, जबरदस्त। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 10 में डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप ट्राइंगल T ऑन टू ट्राइंगल W। जी क्या रोटेशन हुई है या फिर रिफ्लेक्शन है, क्या लगता है, क्या आप लोग बताओ। रोटेशन। रोटेशन है, सही।
गुड, बिल्कुल सही है, रोटेशन है, रिफ्लेक्शन नहीं है। मैंने कहा था अक्सर बच्चे रोटेशन रिफ्लेक्शन में बहुत कंफ्यूज होते हैं। मुझे पता नहीं है, शायद आप लोग में से किसी बच्चों ने रिफ्लेक्शन करा हो, तो मैं बता देता हूँ एक दफा। ये हमारे पास अगर इस तरीके का शेप होता ना कि इसके ये 90 डिग्री और 90 डिग्री नाराज हुए होते, समझो उधर उधर होते, तो फिर हम कहते हैं कि ये रिफ्लेक्शन है। ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ सकते हैं। बहरहाल क्या कह रहा हूं मैं, ऐसे समझ सकते हैं। तो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप ट्राइंगल टी ऑन टू ट्राइंगल डब्ल्यू, तो आप क्या बोलोगे, रोटेशन टी टू डब्ल्यू है, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्लॉकवाइज है। रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन आया था पेपर 1 में क्या? आया था? हाँ, तो फिर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। क्लॉकवाइज, सेंटर, सेंटर निकालने की पूरी टेक्निक होती है। अच्छा, सही है, सही है। अच्छा, सेंटर निकालने की टेक्निक बता दूं आप लोगों को। आप लोगों को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को जोड़ना होता है और उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, जैसे फॉर एग्जांपल भी यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये आपने जोड़ दिया कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, और उनके नहीं, इसको मैंने गलत जोड़ दिया, ये यहाँ पे होगा। और उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां पे मीट करेंगे वो आपका पॉइंट कहलाएगा। तो आप लोग सबका पॉइंट क्या आ रहा है, 0,2 सेंटर आ रहा है। 0,2 सेंटर आ रहा है, 0,-2 तो नहीं आ रहा? कंफर्म करो, नहीं तो फिर मैं करता हूं उसको। 0,-2 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। 0,-2 तो वैलिड है, 0,-2 यहाँ पे होगा, मुझे भी यही लग रहा है। ठीक है, वैसे कैसे होता है, आप लोग क्या करते हो, पूरी टेक्निक बताई हुई है मैंने कि स्केल रखना होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होता है। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा टाइम है तो वो 1 मार्क के लिए कंपास यूज कर सकता है फॉर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। इसका भी मोस्ट लाइकली ऐसा ही कुछ बन रहा होगा, और ये फिर दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे लाइक दिस। मैं अभी फर्जी बना रहा हूँ क्योंकि टेक्निक्स मैंने आप लोगों को बताई हुई है, तो ऐसा ही कुछ बन रहा होगा आप लोगों का, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, 0,-2 है, ठीक है, तो 0,-2 है, ये आपका 3 मार्क हो गए। ड्रॉ द एनलार्जमेंट ऑफ ट्राइंगल टी with scale factor -2 and center of enlargement -1,1। ठीक है, मैं अपने हिसाब से करता हूँ, बहुत सारे तरीके होते हैं enlargement, तो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, बहुत सारे बच्चों को यही तरीका आता होगा। तो किया क्या जाता है इसके अंदर, मैं इसको मिटाता हूँ जरा। किया ये जाता है इसके अंदर, इसको चार्ट लगाओ। किया ये जाता है कि आपको सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट -1,1 दिया हुआ है, -1,1 यहाँ पे होगा। सही है, ठीक है, मैं लार्ज इमेज के वर्सेस को चेक करता हूँ। और -2 स्केल फैक्टर है, तो आप सबसे पहले इसके वर्टिसेस के वेक्टर्स निकाल लो। कैसे निकालोगे, जैसे इस पॉइंट से किसको करना है, टी को करना है, इस पॉइंट से 2 आगे जाएंगे, 1 ऊपर जाएंगे, 2 आगे 1 ऊपर। अगर एक्स की मूवमेंट इस तरफ है तो पॉजिटिव रखना, वाई की मूवमेंट अप है तो पॉजिटिव रखना, और कितनी मूवमेंट है उसके हिसाब से आपका इस पॉइंट का 2 और 1 आ रहा है। उस पॉइंट का क्या आ रहा है, दूसरे वाले पॉइंट का, रेड वाले पॉइंट का क्या आ रहा है, रेड वाले पॉइंट का आ रहा है 2 और 1, 2, 3, 4, 2 और 4। और ग्रीन वाले पॉइंट का क्या आ रहा है, ग्रीन वाले पॉइंट का आ रहा है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। अब क्या करेंगे इसके अंदर, जब आपने ये वर्टिसेस निकाल लिए हैं, सेंटर उससे सेंटर जो उन्होंने दिया हुआ था उससे आपने अगर वर्टिसेस निकाल लिए, वेक्टर्स निकाल लिए उसके, तो अब आप क्या करोगे, स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा दोगे, मल्टीप्लाई बाय -2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका -4, -4, -6, -2, -8 एंड -8। अब इसको जरा बनाते हैं, वही सेंटर से बनेगा, वही सेंटर से अब आपको क्या करना पड़ेगा, नए वाले वेक्टर्स प्लॉट करने होंगे, वर्टिसेस बनाने होंगे, वेक्टर से वर्टिसेस प्लॉट करने होंगे, और आपका शेप तैयार हो जाएगा। बड़ा भी होगा लेकिन ये इनवर्स नजर आएगा आपको, इनलार्ज तो जरूर होगा क्योंकि स्केल फैक्टर 2 है, लेकिन इनवर्स करके कुछ नजर आएगा, उल्टा बना हुआ नजर आएगा। अभी देखते हैं, समझ में आ जाएगा। -4 है, बैकवर्ड जाऊंगा, ऐसे ऐसे बैकवर्ड जाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4। ठीक है, -4 पे -2 है, 1 और 2, यहां पे पॉइंट आ रहा है। उसके बाद -4 और 8 है, -4 और -8 है, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 यहां पे आ रहा है पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हमारा -6 है और 8 है। 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पे आएगा पॉइंट। आप लोग में से कोई कंफर्म करो किसी ने अगर परफेक्ट बनाया है। मुझे नहीं लग रहा उस्मान आपने सही बनाया है। कुछ नहीं होगा तो हम लोग कंफर्म ऐसे भी कर सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें लाइक दिस। कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। परफेक्ट है, थैंक यू सो मच निशा। निशा अच्छा लगा मुझे ये परफेक्ट बोलने में, आपने परफेक्ट बोला ना। चलो अच्छा, और क्या है ये एक पॉइंट है। हाँ तो सारे पॉइंट देखो, अगर 1, -1 में आ रहे हैं तो फिर परफेक्ट है, सही बना है फिर तो। ठीक है सर, एंटी क्लॉकवाइज में और क्लॉकवाइज में क्या डिफरेंस होता है? क्लॉकवाइज में घड़ी देखते हो, घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे चलती। तो अगर आप ऐसे रोटेशन कर रहे हो तो ये क्लॉकवाइज कहलाएगी, और अगर आप घड़ी के उल्टा जा रहे हो, अगर यूं जा रहे हो तो आप बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, अच्छा ये आपका हो गया इन लार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, 2 मार्क हो गए इसके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 11। सॉलिड सिलेंडर has a radius of 4 centimeter and a height of 10 centimeter। ठीक है, गिवन है। वर्क आउट द वॉल्यूम। बहुत आसान है, वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूले याद होने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई मल्टीप्लाइड बाय आर की जगह हम लोग लिख देंगे 4 स्क्वायर एंड हाइट की जगह 10 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 160 पाई। और 3 सिग्निफिकेंट फिगर में बोला है 160 मल्टीप्लाइड बाय पाई। कितना आंसर आ रहा है? एक मिनट मैं देख लेता हूँ। 160 मल्टीप्लाइड बाय पाई 502.65। 503 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हो जाएगा 502.65। यहां पे शो करोगे, 503 अपने आंसर में शो करोगे। वाई 503? बिकॉज आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में दिखाना था। जिन्होंने 502.65 लिखा उनका 1 मार्क कटेगा इस पे। A cylinder is made from wood. Density of the wood is 0.6 grams per centimeter cube। आपने ऊपर सेंटीमीटर क्यूब पे निकाला है, डेंसिटी इन्होंने दी भी है। डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने इसमें नहीं लिखा था, यहाँ पे मैंने साइड पे डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा होगा। क्या पता आप लोग के उसमें हो पेपर में, मेरे इसमें नजर नहीं आ रहा। अगर नहीं भी होगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम आता है। ठीक है, अच्छा डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, नहीं था? आई एम सॉरी, मैंने डाला था, पता नहीं आगे पीछे हो गया होगा, वाटर मार्क के पीछे छुप गया होगा। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर जिन्होंने नहीं किया था क्योंकि उनको फॉर्मूला नहीं पता था तो आई एम सॉरी, आप लोग भले इसके अंदर अपने मार्क्स एडअप कर सकते हो, क्योंकि इसमें फॉर्मूला देते हैं वो लोग। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, इस तरह के भी फॉर्मूलाज देते हैं। ये फिजिक्स के फॉर्मूलाज हैं, ये देते हैं ये लोग। मैंने प्रेशर वाले क्वेश्चंस भी देखे हैं। बहरहाल क्या कह रहे हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी की जगह 0.6, मास की जगह आपका क्या आ जाएगा? मास तो निकालना है, और वॉल्यूम की जगह आपका आ जाएगा 503। मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 503, वेरी इजी। ये आपका आ गया 301.8 ग्राम्स। तो ये 302 फ्री के मार्क्स नहीं। क्वेश्चन नंबर 12। द ग्रिड शो द फर्स्ट 3 डायग्राम इन द सीक्वेंस। ईच डायग्राम इज मेड यूजिंग स्टिक्स। सही है, डायग्राम की रेपिटेशन हो रही है, मुश्किल नहीं है। नीचे 4 डायग्राम 4 में 4 बनेंगी इसी तरीके की। कैसे बनेंगी? प्रॉपर्ली बनाना जैसे इन्होंने बनाई है, लाइक दिस। देखो मैं बना रहा हूं। ट्रांसफॉर्मेशन शो कर दें आफ्टर दिस वन। चलो मैं करता हूं, रुको 1 मिनट। नीचे से बनाएंगे ना, यहां से बनाएंगे इसको, यहां से, यहां से, यहां से, और यूं और यूं, इस तरीके से बनेंगे। इसमें टाइम बहुत लग रहा है तो मैं जो है कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। मेरा दूसरा वाला बिल्कुल इसी के साथ जोड़ोगे लाइक दिस।
फिर और कॉपी हो गया, फिर पेस्ट हो गया, इसी तरीके से बनता रहेगा। कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आप लोगों के पास नहीं होगा। सही है, ऐसा बनेगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। सीक्वेंस देख रहे हैं, सीक्वेंस में क्या है, यहाँ पे 4 ऐड हुआ है, अगले में भी 4 ऐड हुआ है, तो फिर तो बहुत आसान सीक्वेंस है, अगले वाले बहुत आराम से बता सकते हो आप लोग। ये हो जाएगा 17 और अगला हो जाएगा आपका 21। फाइंड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ स्टिक्स इन डायग्राम n। t इक्वल्स a प्लस डी ब्रैकेट n माइनस 1। कंफर्म कर लेते हैं अभी उस्मान। 5 प्लस डी, डिफरेंस कितना है, 4 है, n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4n माइनस 4, 4n प्लस 1 आपका आंसर करेक्ट है। One diagram has 73 sticks. Work out its diagram number. Diagram number मतलब वो n पूछना चाह रहे हैं आपसे, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, t इक्वल्स 4n प्लस 1। बताया हुआ है उसमें कितनी स्टिक्स आएंगी, तो यहाँ आ जाएगा 73 स्टिक्स, 4n प्लस 1, 1 वहां जाएगा, ये हो जाएगा 72 इक्वल्स 4n, 72 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स n। आई थिंक इट्स वेरी इजी, क्योंकि क्वाड्रेटिक सीक्वेंस भी नहीं आया है इसके अंदर, लेकिन अलग से क्वाड्रेटिक सीक्वेंस की प्रैक्टिस, एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस की अलग से प्रैक्टिस कर लेना प्लीज। ठीक है, अब देखो ये भी कर सकते हो आप लोग के जो मॉक में नहीं आया, जो स्पेसिमेन में नहीं आया टॉपिक्स, जरूरी नहीं है कि वो नहीं आएंगे पेपर के अंदर, बिल्कुल आएंगे पेपर के अंदर, तो उनकी भी अलग से तैयारी कर लेना। क्योंकि व्हेन यू आर डन विद द मॉक और स्पेसिमेन पेपर्स, तो आप लोगों का दिमाग में होता है अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस हैं, वही दिमाग में बैठ जाते हैं, तो उसके अलावा कोई क्वेश्चंस होते हैं ना वो दिमाग में बैठते नहीं है। तो एक काम ये करना कि इसके बाद आप लोग बाकी टॉपिक जो इस मॉक में नहीं आए उन टॉपिक को भी गो थ्रू कर लेना है, कि ये कर सकते हो। ईयरली पास पेपर्स ही करो, आई वोंट सजेस्ट टॉपिकल्स। इंशाल्लाह ईयरली पास पेपर्स करोगे, अच्छी बेस बन जाएगी। अभी है हमारे पास, आज की रात है और अगला दिन है, और वैसे भी पीएम होता है ना मैथ्स, तो अगली रात भी है। मैंने बताया भी है cambridgepapers.net, मैंने वेबसाइट शेयर भी की थी, मैथ्स के लिए ही बनी है वो, cambridgepapers.net। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी वो बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों को, क्योंकि उसमें पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग हुए हैं, तो आपको एक्सपोजर मिल जाएगा कि पेपर 1 में कैसा सवाल आता है, पेपर 2 में कैसे सवाल आता है। याद रहे वेक्टर्स, मेरा मशवरा रहेगा कि एक दफा cambridgepapers.net से वेक्टर्स देख लेना। वेक्टर्स क्योंकि मुश्किल आता है, वेक्टर के अंदर के निकालने वाला जो होता है या रेशो वाला जो होते हैं क्वेश्चन, तो वो काफी टेक्निकल होते हैं, तो जरा उनको देख लेना एक दफा। कोई नहीं आएगा ग्रुप में सेंड कर देना, इंशाल्लाह उसको डिस्कस कर लेंगे। ब्रावो फंक्शंस है, 1 मार्क दे रहा है वैल्यूज निकालने में, तो पहले वैल्यूज निकालते हैं। -0.5 रख के देखते हैं। 3 -0.5 स्क्वायर -2 ब्रैकेट 0 -0.5 -1, ये आ रही है 0.75। कंफर्म करो। अरे मेरी क्लास में हो? अच्छा, ठीक है। -1.25 प्लीज कंफर्म। यस ग्राफ सर। बनाएंगे वैसे पता चल जाएगा। चलो ग्राफ बनाते हैं। x -1 है, y 4 है, x -1 y 4 है, ये रहा पॉइंट। क्रॉस बनाना, छोटा सा डॉट गायब हो जाता है, आप लोगों की लाइन में क्रॉस बना लोगे ज्यादा बेटर होता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, -0.5 पे 0.75। 0.75 कहाँ पे आएगा आप लोगों का, एक 0.1 के बराबर है। ठीक है, तो 0.75 कहाँ पे होगा, ये हो जाएगा आपका 0.1 2 3 0.5 0.6 0.7 0.75 बीच में होगा बिल्कुल, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर पॉइंट। अच्छा, उसके बाद 0 पे -1 है, अच्छा उसके बाद 0.5 0.5 पे -1.25 -1.25 कहाँ पे आएगा, ये रहा, यहाँ पे आएगा। उसके बाद आपका 0 पे 1 पे 0 है, x 1 है और फिर 0 है, और फिर
1.5 पे 2.75 है, 2.75 कहाँ पे होगा, 2.5, 2.1, 2, 3, 4, 5, 2.6, 2.7, 2.75। इसमें बड़ा मुश्किल होता है बनाना, लेकिन खैर हो गए। इसमें टाइम लगता है, थोड़ा सा मुश्किल नहीं होता, टाइम लगता है। तो हमारा क्वाड्रेटिक ग्राफ है, रोबोटिक नहीं बनाना प्लीज, थोड़ा सा स्मूथर होना चाहिए। एटलीस्ट मैं इसमें स्क्रीन में इतना स्मूथर बना रहा हूँ तो आप लोग भी बना सकते हो, बन जाएगा। ये भी इतना स्मूथ नहीं है, बहरहाल इससे स्मूथ बनता है वैसे पेपर पे, इस तरीके का कुछ बन रहा है। आगे, बाय ड्राइंग अ सूटेबल लाइन सॉल्व द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। हम ओरिजिनल इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। ये है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ओरिजिनल है y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। और जो सॉल्यूशन बना है ना, ये सॉल्यूशन कहलाता है। ये सॉल्यूशन बना होगा लीनियर लाइन और कर्व को मर्ज करके। तो वो हमें लीनियर लाइन ही तो चाहिए, कि वो लीनियर लाइन कौन सी होगी। हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको कंपेयर करेंगे। हमने ऐसी y की क्या वैल्यूज रखी होंगी, हमने ऐसी y की क्या वैल्यूज रखी होंगी कि वो जब वो वहां गया होगा, जो भी वैल्यूज हैं जो वहां गई होंगी, तो -4 आ रहा होगा और 2 आ रहा होगा। ये -4 आ रहा होगा और 2 आ रहा होगा। मैंने y की क्या वैल्यूज रखी होंगी, तो मैंने y की वैल्यू रखी होगी +2x, और मैंने रखा होगा -2 चाहिए मुझे, वहां -1 है तो मैंने वहां भेजा होगा -1, -1 से -2 होगा तो +1 होगा यहाँ पे। ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है, y इक्वल्स 2x प्लस 1 की इक्वेशन बन रही है। अगर आप लोग को कंफर्म करना है, ये देख सकते हो आप लोग, अगर 2x प्लस 1 रखा जा रहा है इस इक्वेशन के साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, क्वाड्रेटिक ग्राफ की इक्वेशन के साथ, तो यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस वन इक्वल 0 हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 बन गया वही सॉल्यूशन। तो मोस्ट लाइकली क्या, लीनियर लाइन हमारी ऐसे बनी होगी। अब आप लोग निकालते कैसे, वैसे कंपेयर करके निकाल दो कि y मैंने कैसा रखा। बहुत सारे तरीके हैं कंपेयरिंग के। मेरा तरीका ये, मैं ये सोचता हूँ कि y ऐसा क्या रखा गया होगा कि वो वहां गया होगा और माइनस हुआ होगा या प्लस हुआ होगा, तो -4x दिया होगा। तो मैंने यहाँ सोचा कि यार यहाँ अगर मैं 2x रखता हूँ तो वहां जाके क्या होगा, -2x और -2x -2x -4x बनेगा। ठीक है, ये हमारी लीनियर एक लाइन बन रही है। अब इस लीनियर लाइन के लिए आप एक छोटा सा टेबल बना लो अपने लिए, जरूरी नहीं होता, अगर कोई बनाना चाह रहे तो बना ले। x की वैल्यूज रख ले, कोई 0 रख ले, और y की वैल्यू y की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएंगी। अगर मैं x की एक वैल्यू रख रहा हूँ 0, इफ आई एम टू परफेक्ट, इक्वेशन इजी है, तो आप 2 वैल्यूज से भी काम चला सकते हो, लाइन बन जाएगी। x 0 है, और एक काम करते हैं x 1 रख देते हैं। तो x 0 है तो y क्या आ रहा है, y 1 आ रहा है। ये लो, x 0 है, y 1 है। ठीक है, और अगर x 1 है तो y क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। x 1 है, y क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ये ऐसे बन रही है कोई लाइन। इसको पूरी बनाना याद रहे, भले बाहर निकाल दो ग्राफ से, लेकिन बनानी पूरी है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता चलेंगे इससे। क्योंकि इसके अंदर तो खैर मेरे ख्याल में इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं पूछा होता, आगे के पार्ट्स में इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूछा जाता है। तो ग्राफ फंक्शन भी इसमें काफी काफी सिंपल लगा मुझे इसके अंदर। ठीक है, लेकिन कंपेयरिंग वाला पार्ट ऑफ कोर्स आप लोग बिल्कुल कंपेयरिंग की बेसिक्स नहीं समझ पाते हो, तो इसलिए कंपेयरिंग वाली चीज मैंने डाली है। जिससे एडवांस कंपेयरिंग वाली खुद से प्रैक्टिस करना है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। बहुत सारे कंपेयरिंग के तरीके हैं। मेरा ये तरीका है कि मैं वाई सोच रहा होता हूँ कि ऐसा क्या डाला हुआ होगा जिसकी वजह से सॉल्यूशन ऐसा बन रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 पे 3 क्यों आ रहा है, ये इक्वेशन देखो रेड कलर में जो लिखी है, इसमें x1 डालो, क्या आंसर आ रहा है। सर कल एक दूसरा मॉक रखेंगे, नहीं बहुत सारे वो हैं टीचर्स हैं, वो रख रहे हैं, आप लोग जो है उनके मॉक्स दे देना। भले वो डिस्कस करना चाहो तो डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये काफी है यार। एंड टाइम पे मॉक मॉक करते रहोगे ना तुम लोग, एंड टाइम पे किया करो थोड़ा सा सुकून, चिल, और थोड़ा सा ओवरव्यू दिया करो कि हाँ भाई मैं, या टॉपिकल को खोल लो, या ईयरली को एक ईयरली खोल लो जिसमें आप करो कुछ नहीं, आप सिर्फ उसको गो थ्रू करो। उसमें से कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन आ जाए, उसको बोलो अच्छा भाई अब इसको करते हैं क्वेश्चन को। एंड लास्ट डे में ये काम किया जाता है। सही, कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन नजर आया, तुमने लगे यार बड़ा चैलेंजिंग लग रहा है, उसको उठाया, उसको सॉल्व कर दिया, बाकी गो थ्रू करो।
तो इसी तरीके से बच्चे अक्सर मेरे कुछ स्टूडेंट्स कहते थे हमने 6 साल 8 साल के पास पेपर किए हैं, मैं कहता अच्छा, तो उन्होंने टेक्निक बताई, तो मैंने बोला बहुत अच्छी टेक्निक है ये। क्यों? क्योंकि आप टाइम वेस्ट नहीं करो, इजी करके भी टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, अलजेब्रा की लीनियर इक्वेशन है बेसिक, उसको करके टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, तो आप सिर्फ उसमें से चैलेंजिंग क्वेश्चन निकालो, करो, बोलो मैंने पूरा पेपर किया है, कोई मसला नहीं है, हुआ है, जाहिर सी बात है, सिर्फ चैलेंजिंग क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करके उसको सॉल्व कर लो। अच्छा, क्वेश्चन 14 पे आओ। डिस्टेंस बिटवीन लंदन एंड यॉर्क इज 320 किलोमीटर, ट्रेन टेक्स x hours to travel between London and York. स्पीड निकालने का बोल रहे होंगे जी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा स्पीड इक्वल्स 320 अपॉन x, क्योंकि x आवर्स बोला हुआ है, 320 अपॉन x बेसिक है, ये बनाना आनी चाहिए, सबसे पहले समझ में आनी चाहिए, बहुत बेसिक चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने स्पेसिमेन पेपर में भी देखा था, क्वाड्रेटिक वर्ड प्रॉब्लम का, और ये 9 मार्क का इसमें डाला हुआ है। अगला फिर ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा मार्क डाला हुआ है, और फिर उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो बहरहाल ये बड़े क्वेश्चंस फिर मैंने एंड में डाले थे थोड़े से। अब समझते हैं इसको। कहने द कार टेक्स 2 होल 1/2 आवर्स लॉन्गर देन ट्रेन टू ट्रेवल बिटवीन लंदन एंड यॉर्क। तो देखा जाए अगर ट्रेन का ऊपर लिखा हुआ डेटा कि ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है, ट्रेन को x आवर्स लग रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ, कार्स को कितना लग रहे होंगे, कितने आवर्स लग रहे होंगे, x प्लस 2.5, कोई 2.5 करना चाहे जब भी कोई मसला नहीं है, x प्लस 2.5, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस 320 अपॉन आवर x प्लस 2.5, ये स्पीड बन गई। अब आपके हिसाब से मुझे एक बात बताओ, आप लोग बताओ, क्या ये इसको S1 बोल देते हैं या ST बोल देते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन बोल देते हैं, क्या स्पीड ऑफ ट्रेन ये है और स्पीड ऑफ कार ये है, कार ये है और ट्रेन ये है, मुझे बताओ दोनों में से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है? क्या स्पीड ऑफ ट्रेन ज्यादा है, स्पीड ऑफ कार ज्यादा है, या स्पीड ऑफ ट्रेन ज्यादा है? जी बताओ, क्या स्पीड ऑफ ट्रेन ज्यादा है या स्पीड ऑफ कार ज्यादा है? स्पीड ऑफ ट्रेन ज्यादा है ऑफ कोर्स, तो 320 अपॉन x ग्रेटर वैल्यू है। अक्सर बच्चों को ये होता है कि यहाँ पे प्लस हो रहा है तो शायद ये बड़ी वैल्यू होगी, ऐसा नहीं है, डिनोमिनेटर जितना बड़ा करोगे ना उतनी छोटी वैल्यू आएगी आपकी, ये बात याद रखना। तो बड़ी वैल्यू क्या है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ट्रेन है, तो ट्रेन की स्पीड क्या है 320 अपॉन x, वो ग्रेटर वैल्यू है। 320 अपॉन x से अगर मैं स्पीड 1 से स्पीड 2 माइनस कर देता हूं तो उन्होंने डिफरेंस दिया हुआ है, कितना डिफरेंस आ रहा है, 80 किलोमीटर का आ रहा है। तो स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इक्वल्स 80। कोई झंझट, कोई नहीं समझना किसके साथ ऐड होगा किसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा, आप क्या कर सकते हो सिंपल, कि बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस करके जो डिफरेंस इन्होंने दिया हुआ है उससे बराबर कर दो, दैट्स इट। बहुत आराम से क्वेश्चन होगा। अब ये क्या करेंगे, 320 डिफरेंट तरीके से जिन्होंने किया है, कोई मसला नहीं है। अब्दुल्ला मैं अभी मैसेज नहीं देख सकता, आप भले भेज दो, मैं बाद में देख लूंगा। अच्छा खैर, ये हो गया आपका 320x प्लस 320 टाइम्स 2.5, 320 टाइम्स 2.5, ये आ गया आपका 800 माइनस 320x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2.5, अरे भी ठीक आगे इक्वल्स 80। 320x कैंसिल हुआ, 800 इक्वल्स 80x स्क्वायर प्लस 160 प्लस 40 200x। अब क्या करेंगे, 80x स्क्वायर प्लस 200x माइनस 800 इक्वल्स 0। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, एक मिनट वेट, लेट मी चेक। सही है, चलो यही है, हाँ सही है, ठीक है, मैं कंफर्म कर रहा था एक दफा, यहीं पे मैंने रीचेक कर लिया ना कि कोई गड़बड़ तो नहीं किया, ठीक है। जब इक्वेशन आपने बिल्कुल सही लिखी है ना ये वाली, तो फिर कोई मसला ही नहीं होना है।
बस बाकी एलसीएम का गेम है, तो सही है। चलो खैर, बहरहाल मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पे, मुझे 2 लेकर आना है। अगर आप लोग ऊपर से भी चेक कर लो तो मुझे पहले 2 लेकर आना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 40 कॉमन ले सकते हैं। 40 कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस कितना हो जाएगा 20 इक्वल्स 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 20 इक्वल्स 0/40। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 20 इक्वल्स टू 0 शोन। शो करके हमने दिखा दी। ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन। दिस इक्वेशन कुछ नहीं करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे माइनस बी। अच्छा, ए बी सी क्या है हमारा, ए 2 है, बी हमारा 5 है और सी हमारा, अक्सर बच्चे कहते हैं 20 है, 20 नहीं है, -20। ये बात याद रखना। तो सही है माइनस बी, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4। कहाँ जा रहे हो, ए और सी -20/2a। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, या अगर कोई बच्चा डायरेक्ट कैलकुलेटर से ट्रिक लगा रहा है तो वो भी कर सकता है, कोई मसला नहीं है। अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 160 185 185 अपॉन 4। ये आपका आ जाएगा। अब इसको ब्रेक करके लिख दो तो 185/4 कॉमा -5 माइनस 185/4। अगर कोई बच्चा यहीं से डायरेक्ट स्टेप्स दिखाना, यहाँ पे इनपुट करने के बाद डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर रहा है, तो वो प्लीज लास्ट की वैल्यू जरूर दिखाए और फिर राउंड ऑफ करके उनको दिखाए। अगर ये बोल रहे हैं 2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे, 3 डेसिमल प्लेस की वर्किंग करके दिखाओगे। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। -5 प्लस अंडर रूट ऑफ 185 डिवाइड बाय 4, इसका आंसर आ रहा है हमारा 2.150। ठीक है, कैलकुलेटर से 3 डेसिमल प्लेस उठा लो विदाउट राउंडिंग ऑफ, और फिर आ रहा है हमारा -4.650। अब इनको दिखा दो कि हमने राउंडिंग ऑफ कर ली है। ठीक है, सही आंसर्स। आगे चलते हैं। हेंस फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार करेक्ट टू द नियरेस्ट किलोमीटर पर आवर। नियरेस्ट किलोमीटर पर आवर का मतलब है हम लोग इसको राउंड ऑफ कर देंगे। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। एवरेज स्पीड का क्या है, हमें कितनी दी हुई है एवरेज स्पीड, हम लोग किसकी, कार की निकालनी है, ऑफ द कार। कार के लिए हमारे पास क्या है, ये रहा। अच्छा, टाइम हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, नॉट पॉसिबल, तो टाइम हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे टाइम की। और स्पीड इक्वल्स टू 320/x प्लस 2.5 था, तो ये हो जाएगा 320/x की जगह आप लोग लिख दोगे 2.15 प्लस 2.5। 320/2.15 प्लस 2.5, ये आपका आ रहा है 68.81। करेक्ट, तो नियरेस्ट किलोमीटर बोला 69, आपकी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। 15 एंड 16 लास्ट क्वेश्चन है ये दो। ये बड़ा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कैलकुलेट ACD निकालना है, ACD 4 मार्क का क्वेश्चन है। ACD एंगल निकलवा रहे हैं हमसे। ये एंगल आपका निकलेगा कोसाइन रूल से। कोसाइन रूल से क्यों निकलेगा, क्योंकि ये एंगल के, ये नेबरिंग साइड आ गए और एंगल के सामने वाली साइड ये रही, तो आप लगाओगे cos ACD इक्वल्स 14 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर अपॉन, बता देता हूँ फॉर्मूला समझाऊंगा, अभी फॉर्मूला याद नहीं करवाऊंगा, कभी भी फॉर्मूला समझा दूंगा कि आपको अगर समझना है और समझ के करना है तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा ना फिर। तो ऐसे याद किया करो कि सबसे पहले नेबरिंग साइड्स को देख लो, एंगल की नेबरिंग साइड्स को, और उन दोनों को ऐड करके लिख दो, स्क्वायर करके ऐड कर दो दोनों को, और सामने वाली को माइनस कर दो, सामने वाली को, इन दोनों को ऐड करके सामने वाली से माइनस कर दो, और नीचे आएगा 2 टाइम्स ऑफ जो नेबरिंग साइड्स थी।
इस तरीके से सॉल्व करोगे आंसर आएगा। अब इसको जरा कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। 14 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 14 टाइम्स 12 ये आ रहा है 0.77083। कैलकुलेटर रीसेट नहीं करना, कैलकुलेटर के अंदर क्या करना पड़ेगा, ACD कॉस इनवर्स है, यहां पे लिखोगे तो इसी तरीके से जाहिर है कि 0.77083। कैलकुलेटर के अंदर क्या करना, कॉस इनवर्स दबाना और उसके बाद आंसर दबा देना ताकि आपका एक्यूरेट आंसर आए। आंसर आ रहा है हमारा 39.57, तो ये हो जाएगा आपका 39.6। वैसे भी एंगल 1 डेसिमल प्लेसेस में लिखा जाता है तो 39.6 बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। अब्दुल्ला 39.7 आ रहा है, 39.6 आ रहा है मेरा, 6 है। बहरहाल शो दैट BC equals 7.05 किलोमीटर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ये BC क्या है, यहाँ पे देखते हैं BC कहाँ पे, ये रहा BC, ये रहा BC। क्या कर सकते हैं इसके अंदर, दो एंगल्स दिए हुए, क्या करें, अगर हमें BC निकालना है तो ये एक रेशो बनता हुआ नजर आ रहा है, और बिल्कुल सही कह रहे हो साइन रूल, और एक ये रेशो बनता हुआ आ रहा है, नजर आ रहा है। जब दो रेशियोज होते हैं तो हम साइन रूल्स लगाते हैं, एक लेंथ का और एक एंगल का, तो ये हो जाएगा 14 अपॉन साइन 123 इक्वल्स BC अपॉन साइन 25। अब क्या करेंगे, 14 टाइम्स साइन 25 अपॉन साइन 123 अरेंज किया इक्वल्स BC हो रहा है। और अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 14 टाइम्स साइन 25 डिवाइडेड बाय साइन 123। 7.05, देखो ये जरूर दिखाना 7.054 2 डेसिमल प्लेसेस में मांगा है, 3 डेसिमल प्लेसिंग तक की वर्किंग्स होती है, मैंने आप लोगों को समझाया। अब इनको दिखाओ कि हम लोगों ने क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया, तो आंसर आ रहा है 7.05 किलोमीटर शोन। सर जी अगर वर्किंग में 2-3 डेसिमल और आगे लगाते हैं जब भी मसला नहीं है ना। हाँ, 5-4 के आगे आपने 8 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल 2 डेसिमल प्लेसेस बोला है तो डायरेक्ट 2 डेसिमल प्लेस का आंसर नहीं दिखाएंगे, 3 डेसिमल प्लेस लिखेंगे, या आप ग्रेटर देन 3 मतलब मोर देन 3 डेसिमल प्लेसेस भी लिख सकते हैं, और इनको दिखाना कि हमने राउंड ऑफ करके आंसर निकाला है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। क्लियर मार्किंग स्कीम में दिखाया हुआ है, इसके मार्क मिलते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। अच्छा, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम B टू AC। फ्रॉम B टू AC का मतलब है B पे खड़े हो AC की लाइन तक, फ्रॉम B टू AC लाइक दिस, ये सही है, ये निकलवा रहे हैं। अब हमें एक बात बताओ, फ्रॉम बी टू AC का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो BC निकलवाया है, इसी वजह से निकलवाया होगा 7.054, ठीक है, और हमसे ये मांग रहे हैं, तो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे याद करना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज व्हाई दिस इज 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल, और 7.054 ये रहा 32, और ये आपसे निकलवाई जा रही है। तो बेसिकली निकलवा क्या रहे हैं, साइन लगवा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपसे परपेंडिकुलर निकलवा रहे हैं और हाइपोटेनस गिवन है, तो ये हो जाएगा आपका साइन, ये भी 2 मार्क का होना चाहिए था, पता नहीं क्यों 3 मार्क का है क्वेश्चन के अंदर पहले से। साइन 32 इक्वल्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम B टू AC है ना, कंफर्म कर लो B टू AC है, हाँ, तो ये 3 मार्क जस्टिफाइड नहीं है इसके, लेकिन खैर इन्होंने दिया तो दिया है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है 7.054, अब ये वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.054 साइन 32 इक्वल्स P। थ्री पॉइंट 3.738 3.74 आंसर है। आगे चलते हैं, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन BD। लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन BD ये बनानी पड़ेगी हम लोगों को, ये मौजूद नहीं है इसमें, हमें बनानी पड़ेगी BD, इमेजिनरी लाइन बनानी पड़ेगी BD, ऐसे कनेक्ट करना होगा उसको। कोसाइन रूल लगेगा इसमें, चेक कर लेते हैं, क्या पता सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, जबरदस्त। साइन रूल, कोसाइन रूल कैसे लगेगा जरा बताता हूँ।
हमसे ये एंगल निकलवाया है, किसी वजह से निकलवाया है। सबसे पहले एसीडी, ये एंगल कितना निकला था? 39.6 निकला था। और हमसे हमारे पास बीसी भी निकलवाई गई है। बीसी कितनी है? 7.054। वर्किंग के लिए आप लोग याद रखना 4 सिग्निफिकेंट फिगर उठाते हैं, तो मैं इसलिए 7.05 नहीं उठा रहा, 7.054 उठा रहा हूँ। इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आंसर कभी कभार बड़े खराब हो जाते हैं इससे, तो इसलिए ध्यान रखना। बीच में एंगल आ गया, नेबरिंग साइड आ गई, सामने वाली लेंथ पूछ रहे हैं। अगर मैं इसको अलग से आइसोलेट करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का ट्रायंगल है। ये एंगल है बीच में, ये नेबरिंग साइड में 12 आ गई, यहाँ पे आ गई आपकी 7.054। और ये आपका पूरा एंगल कितना आ गया? 32 प्लस 39.6 विच इज 71। गुड, 71.6। और सामने वाला बी डी निकलवाया जा रहा है। कोसाइन रूल लगेगा, बिल्कुल सही कहा था उस्मान ने। कोसाइन रूल लगाओ, लेंथ वाला कोसाइन रूल लगाना सर लगा लो। मैं यहाँ पे ना इसको जरा वहां बुला लेता हूँ, मुझे याद नहीं है क्या क्या चीजें, वहां ले लेते हैं इसको। अच्छा, ये हो जाएगा आपका बी डी स्क्वायर इक्वल्स 12 स्क्वायर प्लस 7.054 स्क्वायर माइनस 2, 12 मल्टीप्लाइड बाय 7.054 और cos 71.6। ठीक है, ये याद रखना कि पहले अगर मैं ये वाली, आप लोग अगर कहना चाह रहे हो कि सर हम एंगल वाला यूज कर लें, जो फॉर्मूला हमने एक ही याद किया हुआ है, ये रीअरेंज फॉर्मूला है, आप लोग की मर्जी है, कोई मसला नहीं होगा, एरर नहीं करना बस। इसमें क्या होता है, इसको मैंने किस तरह याद करवाया हुआ है, इसमें भी क्या करते हैं, पहले नेबरिंग साइड्स को स्क्वायर करके प्लस करते हैं, फिर नेबरिंग साइड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और कॉस से मल्टीप्लाई करके एंगल के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया जाता है। इस तरीके से याद किया हुआ है। नेबरिंग साइड्स का गेम होता है सारा, नेबरिंग साइड्स लोकेट करनी आनी चाहिए। ये नेबरिंग साइड्स हैं और ये सामने वाली साइड है जो निकलवा रहे हैं। अच्छा, ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर इक्वल्स, करते रहते हैं देखते रहते हैं, आप लोग भी बताते रहो अपने आंसर्स। 7.054 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 12 मल्टीप्लाइड बाय 7.054 cos 71.6। मेरे पास यहां तक 140.32 आ रहा है। अब क्या करूंगा, बी डी इक्वल्स अंडर रूट ऑफ 140.32, ये आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर में क्या करेंगे, अंडर रूट और आंसर, एक्यूरेट में जाएगा। ये आ रहा है हमारा 11.845 बी डी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हो जाएगा 11.8। 84 भी लिख दोगे एक्सेप्टेबल है, 845 भी लिख दोगे एक्सेप्टेबल है, कोई मसला नहीं है। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, इस पे लास्ट पार्ट पे इसके। C is due to east of A, C is due to east of A। सो मिटाते हैं, समझते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये लोग। C is due to east of A, C ईस्ट के उस पे है, डायरेक्शन पे ईस्ट ऑफ A है। फाइंड द बेयरिंग ऑफ D फ्रॉम C, C पे नॉर्थ बनेगा, C पे नॉर्थ बनना है। देखते हैं देख रहा हूं मैं भी। C पे नॉर्थ बना के और इधर से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज मूव करेंगे टिल द लाइन D, D की लाइन तक, ऐसे घूमेंगे D की लाइन तक जाएंगे। तो एक बात बताओ मुझे, ये तो बहुत आसान है, मेरे ख्याल में 1 या 2 मार्क का होगा। देखो, हमसे ये एंगल निकलवाया गया था शुरू में 39.6 निकलवाया है ये, और इसमें ये भी कहा गया है कि, अच्छा आप क्या कहना चाह रहे हो, 90 माइनस करेंगे, वो तरीका भी सही है। मैं एक तरीके से बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे, दोनों तरीके से बताऊंगा मैं। ये देखो यहाँ पे जो ग्रीन वाला एंगल बना रहा हूँ, ये पूरा कितना मेंशन्ड है, क्योंकि ये हमारे पास बोला जा रहा है ईस्ट है। अगर ए ईस्ट पे सी के, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, 270 में 39.6 को ऐड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 270 प्लस 39.6 2
288.4 आंसर आ रहा है। नहीं, मेरे पास दूसरा आ रहा है, मेरे पास 309.6 है, 310 आंसर आ रहा है, या 309.6 भी सही है, 11 डेसिमल प्लेस में एक्सेप्टेबल होता है एंगल। कंफर्म करो बाकी बच्चों। 308 आ रहा है, 308.6 क्यों आ रहा है? 270 प्लस 39.6 होगा ना, 39.6 निकाला है। अच्छा, आप लोग ने अगर माइनस भी किया, चलो आप लोग अगर ब्लैक एंगल निकाल लो पहले, चलो मैं ब्लैक से मेंशन कर रहा हूँ, तो ये आप कैसे करोगे? 90 माइनस 39.6 करोगे, ठीक है। ये जो ब्लैक एंगल निकल जाएगा ये 360 से माइनस कर दोगे, जब भी 309.6 ही आ रहा है, ठीक है। जिन्होंने एक डिग्री की भी गलती करी है उसमें मार्क कटेगा, एक मार्क काट लो। किसी और का 309.6 आ रहा है, किसी भी बच्चे का? नो वन, किसी का भी नहीं आ रहा यार, ये क्या बात हो रही है? मैं अपने आंसर में डाउट कर रहा हूँ। वैसे तो खैर एक एक चीज मैंने ध्यान से की है, बट नाउ आई एम डाउटफुल। पहला वाला आंसर तो गलत नहीं निकल गया? 39.6 चेक करो, वो डिवाइडेड सही है, बाय, सही है सर। वो वाला सही है, जिसमें मैंने शायद, मुझे लग रहा है मैंने कैलकुलेशन में गलत करी है, आपका मुझे सही लग रहा है। हाँ, बहुत सारे, किसी बच्चे ने सही नहीं किया, या किसी ने सही किया होगा तो बताना नहीं चाह रहा है। 39.6 ही आ रहा है पहला वाला, और 39.6 अगर पहला वाला आ रहा है तो ईस्ट की बात कर रहे हैं ये लोग, तो हम लोग 270 के साथ ऐड कर देंगे इसको, या 360 के साथ माइनस करके वो ब्लैक एंगल निकाल के भी कर लेंगे। 309.6 ही है। 308 किसी का आ रहा हो या 288 किसी का आ रहा हो, वो मार्क कटेगा उस पर। सर मेरा नहीं निकला, मैंने गलती से एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज थोड़ी जाते हैं, क्लॉकवाइज जाते हैं, हमेशा याद रखना बेरिंग में क्लॉकवाइज जाएंगे, ऐसे जाएंगे अगर ये नॉर्थ है तो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, खत्म करते हैं इसको, फिर आप लोग अपने मार्क्स बताना मुझे, या ग्रुप में बताना चाहो तो ग्रुप में बता देना। तो एक थ्रेशोल्ड बना लेंगे इसका, कोई बच्चा पूछ रहा था ना थ्रेशोल्ड क्या होगा, तो ऐसे निकलता है थ्रेशोल्ड। बहरहाल 360 माइनस 30, नहीं 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 नहीं, 360 माइनस 309.6 क्यों करोगे आप देखो ये बताओ मुझे, आप 360 माइनस 309.6 से ना आप ये एंगल निकाल रही हो, ये वाला एंगल जिसमें मैं एंगल लिख रहा हूँ, आप ये निकाल रही हो। हमें बेरिंग निकालनी है, बेरिंग निकालनी है डी फ्रॉम सी, सी पे नॉर्थ बनेगा और डी की लाइन तक जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे क्लॉकवाइज चलता है बेरिंग। तो अगर आपने 309.6 तक किया लेकिन आपने फाइनल आंसर में इनको माइनस करा 360 से, तो आपका एक मार्क कट जाएगा इसके अंदर। चलो, अ सॉलिड फ्रस्टम, ये कितने मार्क का है? 5 मार्क का है। इसको जज करके, इसको पूरा प्लान करके क्वेश्चन को करेंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे, एक एक चीज समझेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, पहले पूरी बात करेंगे इस पे। आप लोग भी इसी तरीके से सोचना, इसी तरीके से समझना, और उसके बाद अप्लाई करना, उसको सॉल्व करना। क्या बोल रहे हैं? सॉलिड फ्रस्टम इज मेड बाय रिमूविंग अ स्मॉल कोन फ्रॉम लार्जर कोन। एक पूरी कोन में से एक छोटी सी कोन टिप जो है वो उन्होंने निकाल दी। द स्लांट हाइट ऑफ द स्मॉल कोन इज 6 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट जो रिमूव्ड कोन होगा उसकी दी हुई है। स्लांट हाइट ऑफ द लार्ज कोन दी हुई है 10 है, ठीक है। और क्या प्लान, और क्या देखें अपन? और दिया हुआ है हम लोगों को रेडियस ऑफ द बेस ऑफ लार्ज कोन दिया हुआ है 3। अगर हम पूरे कोन को कंसिडर कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर। लेकिन छोटा वाला जो हमारे पास कोन रहेगा, जो हमने ऊपर से काटा है, उसका रेडियस मौजूद नहीं है। तो कुछ समझ में आने लग गया होगा कि हम लोग के क्या स्टेप्स होने चाहिए, रेडियस टारगेट होना चाहिए। आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। अच्छा, फ्रस्टम की सरफेसेस कितनी है इस पे बात करते हैं पहले। तो फ्रस्टम की सरफेसेस ऐसी है कि अगर पूरा कोन कंसिडर कर रहे हो तो कोन का कर्व सरफेस, सर पहले सिमिलैरिटी यूज होगी, पूरा इसने एक्सप्लेन कर दिया, शाबाश चीते बच्चे। चलो खैर, क्या होगा पहले आप प्लान करो। सबसे पहले आप बोलोगे कर्व सरफेस एरिया सर चाहिए होगा, लेकिन कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम का चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले पूरे कोन को कंसीडर करके पूरे का निकाल के ऊपर वाले का निकाल के माइनस करूंगा, ऐसे। तो ये मेरी प्लानिंग रहेगी, ठीक है, ये मेरी प्लानिंग रहेगी। क्या, वापस से बता देता हूं कि हमारे पास ये शेप है, मेरा पहला टारगेट है, मुझे रेडियस चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि मुझे कर्व सरफेस एरिया चाहिए होगा दोनों का। अगर मैं पूरे कोन की बात कर रहा हूं तो मुझे पूरे कोन का कर्व सरफेस एरिया चाहिए।
ताकि मैं ऊपर वाला जो कोन बन रहा है उसका भी कर्व सरफेस एरिया निकालूं और माइनस कर दूं, तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया किसका आ जाए मेरे पास, फ्रूस्ट्रम का आ जाए। आई कुछ बात समझ में? अच्छा, अब सिर्फ कर्व सरफेस एरिया नहीं है फ्रूस्ट्रम का, फ्रूस्ट्रम की कौन कौन सी सरफेसेस हैं, कौन कौन से फेसेस हैं इसके, ऊपर एक टॉप पे एक सर्कल है, नीचे एक सर्कल है, और फिर कर्व सरफेस है, तो 3 सरफेसेस हैं। तो ऊपर सर्कल निकालने का तो काम आसान है, टेंशन वाली बात नहीं है। बात टेंशन वाली ये है कि हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है सबसे पहले ऊपर वाले कोन का, और दूसरा प्लान हमारा क्या होगा कि हमें पूरे पूरे कर्व सरफेस एरिया निकालना है, पहले पूरे कोन का, फिर छोटे कोन का जो ऊपर से निकाला है, फिर माइनस कर देंगे। सही है, बात समझ में आ गई होगी। चलो अब इसको हमने पूरा प्लान कर लिया कि हमें करना क्या है, तो हम सब अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब 5 मार्क का क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने पूरा प्लान कर लिया है। तो अब जरा समझो, सबसे पहला टारगेट क्या था, रेडियस, रेडियस निकालना है, क्योंकि ये सिमिलर कोन्स हैं। अगर मैं पूरे कोन की बात कर रहा हूँ और उसमें से अब मैं ऊपर से कोन काट रहा हूँ, तो वो आप बोलोगे ये सिमिलर कोन कटा है, तो सिमिलैरिटी लगेगी यहाँ पे। सिमिलैरिटी कैसे लगेगी, अगर हमारे पास पूरे कोन का रेडियस 3 है तो उसकी स्लांट हाइट कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। अगर हमारे छोटे वाले कोन का रेडियस हमें नहीं पता, वो R लिख देते हैं, रेडियस नहीं पता तो उसकी स्लांट हाइट 6 दी हुई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आएगा, इससे हमें रेडियस पता चल जाएगा। तो ये सीधा सीधा सिंपल सिमिलैरिटी का गेम किया है मैंने। अगर कोई इस तरह लिखना चाहता है तो भी कोई मसला नहीं है। तो ये देखो, ये हो जाएगा 6 टाइम 3 टाइम्स 6 इक्वल्स 10R, और ये हो जाएगा 18 अपॉन 10 विच इज 1.8। रेडियस आ गया 1.8 सेंटीमीटर। किसका आ गया रेडियस, ऊपर वाले कोन का आ गया, उसकी बेस का आ गया। ठीक है, अब ये हो गया काम, पहला स्टेप हमारा हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ बिग कोन, वो कितना होगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा पाई आर एल। पाई रेडियस क्या है हमारा, रेडियस पूरे कोन का क्या है 3 है, और स्लांट हाइट कितनी है 10 है, तो ये होगा 30 पाई। अभी मैं पाई को सॉल्व नहीं कर रहा, सुकून से एंड में करेंगे, अभी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, एंड में करेंगे। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल कोन विच इज पाई आर एल। आ रहा हूं, पाई रेडियस क्या है हमारा 1.8, और स्लांट हाइट हमारी कितनी है 6 है। ये हो जाएगा आपका 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 6 विच इज 10.8 पाई। यहां तक बात हो गई, ठीक है। क्या रह गया हमारे पास, अब इसको माइनस करना पड़ेगा ताकि फ्रूस्ट्रम का कर्व सरफेस एरिया आ जाए। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रूस्ट्रम which is 30 pi minus 10.8 pi, 30 minus 10.8, ये आ गया आपका 19.2 पाई। यहां तक काम आसान हो गया, यहां तक काफी हद तक काम हो गया। क्या रह गया, कर्व सरफेस एरिया आ गया, अब सर्कल रह गए, जो इजी पार्ट है वो रह गया। एरिया ऑफ सर्कल लगाएंगे, बिग सर्कल और एरिया स्मॉल सर्कल, उसको भले मेंशन नहीं भी करो, बस आप लिख दो एरिया ऑफ सर्कल 1, एरिया ऑफ सर्कल 1। ऑर्गेनाइज वे में करोगे ना, बहुत अच्छी बात है। सर्कल 1 इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर। पाई रेडियस की जगह क्या लिखेंगे, पहले मैं बड़े वाले का निकाल देता हूँ 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 पाई। अब मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल 2 विच इज पाई 1.8 स्क्वायर। 1.8 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 3.24, तो 3.24 पाई। ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब जिनको मैंने सर्कल किए ना वो इंपॉर्टेंट है, उन पे मार्क किए जाएंगे, मार्क्स मिलेंगे, इसलिए उनको सर्कल किया गया है, ठीक है। अब हमारे पास टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया विल बी एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रूस्ट्रम विच इज 19.2 पाई, 19.2 पाई प्लस 9 पाई विच इज द एरिया, विच इज एरिया ऑफ सर्कल, प्लस 3.24 पाई विच इज एरिया ऑफ सर्कल 2।
तो ये हो जाएगा 19.2 प्लस 9 प्लस 3.24, ये बन गया आपका 31.44 पाई। अगर मैं अब पाई सॉल्व करूंगा, जाहिर सी बात है अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है, तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विथ पाई, हमारा आंसर आ रहा है 98.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हो जाएगा ये 98.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस दैट वाज द फर्स्ट टर्म। तुम लोग के भाई क्या आ रहे हैं आंसर्स? यही आ रहा है सर। 98.8 ही आ रहा है। खुश नजर आ रहे हो तुम लोग बहुत ज्यादा चैट पे। अब आप लोगों का काम क्या है, आपने मुझे किसी ने ट्रांसफॉर्मेशन का पूछा था, ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दो, तो मैं दिखा देता हूँ जरा। आप लोग बेटा मार्क्स काउंट करो। सर 19.2 पाई में तक कितने मार्क्स मिलेंगे? 19.2 तक कितने मार्क्स मिलने चाहिए? 19.2 का है, 19.2 तक आपको मार्क्स मिलेंगे 3। समझ में आ गई मिस्टेक? अच्छा चलो, अब मुझे मार्क्स बताओ। आप लोगों ने सारे मेरे सामने टैली करे होंगे, कोई किसी को क्वेश्चन देखना है कोई सा तो बता दो मुझे अभी। मार्क्स आप लोग बताओ, फिर आप लोग बल्ले जा सकते हो। 92 आए, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। इंशाल्लाह थ्रेशोल्ड बढ़ा के आओगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 दिखा दूं और बताओ? फातिमा, अब्दुल्ला, जैद। 80, बहुत सारी सिली मिस्टेक हो गई हैं, ठीक है, उन सिली मिस्टेक से सीखो और नहीं करना वो। निसा 85, जबरदस्त जबरदस्त। और सर बस आपकी दुआएं चाहिए, थ्रेशोल्ड 95 इंशाल्लाह इंशाल्लाह आएगा, क्यों नहीं आएगा, आप लोग के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 मुझे कहा है किसी ने, ये लो। और बताओ बच्चों, और कौन कौन है क्लास के अंदर, कितने बच्चे हैं? भाग गए बच्चे। हारिस कितने हैं? मारिया, और कौन कौन है? बस इंस्टा